हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बैटल थ्रू द हेवंस के नया एपिसोड 54 की एक्सप्लेनेशन। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। हमने आगे देखा कि यह आभा युन शान की आंखें अविश्वास से भर गईं। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और मुंह से बुदबुदाया, यह कैसे हो सकता है? यह छोटा सा साथी वास्तव में अभी भी जीवित है। बुदबुदाने की आवाज अभी ही आई थी जब युन शान को कुछ याद आया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसका शरीर भूत की तरह इस प्रशिक्षण कक्ष से चमका और गायब हो गया। इस आभामंडल के विस्फोट को जिस दिशा में उसने पहले महसूस किया था वह स्पष्ट रूप से राजधानी की दिशा थी। इस समय एक बड़ी इकाई थी जिसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने राजधानी में भेजा था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का भव्य हॉल पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। तरह तरह की आवाजें घबराई हुई आवाजों के साथ मिश्रित हो गईं। यून शान की सीट पर बैठ गया और पूछा, क्या हुआ? क्या यू डू और अन्य लोगों की ओर से कोई खबर है? यून शान के सवाल को सुनकर हॉल में एक बूढ़ा आदमी तेजी से आया और कुछ हद तक पीला भाव रखते हुए सम्मानपूर्वक बोला, संप्रदाय नेता यूनफू और 3 अन्य बुजुर्गों की आध्यात्मिक गोली एक क्षण पहले अचानक टूट गई है। यू शा और अन्य कुछ बुजुर्गों की आध्यात्मिक गोली भी बेहद धुंधली हो गई है। स्थिति को देखते हुए स्पष्ट रूप से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। जब बूढ़े व्यक्ति के शब्द सुनाई दिए तो यून शान सहित भव्य हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे तेजी से हिल गए। जिन विशेषज्ञों को उन्होंने राजधानी भेजा था वे मूल रूप से वर्तमान मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की आधी ताकत से अधिक थे। उपस्थित सभी लोगों का मानना था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को छोड़कर जियामा साम्राज्य के भीतर एक भी गुट नहीं था जो इतनी बड़ी लाइनअप को रोक सके। हालांकि इस समय जो सच्चाई उनके सामने थी उसने उनके चेहरे पर बेरहमी से तमाचा जड़ दिया था, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। बुजुर्ग युनचा, क्या आपने कोई गलती की है? अंततः सूखी हंसी बजने से पहले भव्य हॉल के भीतर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मुझे उम्मीद है कि मामला भी ऐसा ही होगा। बुजुर्ग ने अपना हाथ घुमाया और उसके सामने मेज पर टूटी हुई जेट गोलियों का ढेर दिखाई दिया। उन लोगों की अभिव्यक्तियां बदसूरत हो गईं जिनके दिल में मूल रूप से कुछ संदेह थे जब उन्होंने इन परिचित जेट गोलियों को देखा। यह कैसे संभव है? वह 2 डू हुआंग और 7 डू वांग हैं। इस राजधानी में कौन सा गुट उन सभी को खा जाने की क्षमता रखता था? केवल उस प्राइमर कबीले पर भरोसा करके। एक बुजुर्ग जो काफी ऊंचे रुतबे का लग रहा था बदलते चेहरे के साथ गुस्से से बोला, मुझे यह मत बताइए कि 3 बड़े कुलों और शाही परिवार ने हाथ मिलाया है। एक व्यक्ति ने अचानक सुझाव दिया, जिससे कई लोगों ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि यह अनुमान सबसे विश्वसनीय था। चूंकि उन्होंने वास्तव में हाथ मिलाने और हमें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को उकसाने का साहस किया, मैं जियामा साम्राज्य से 3 बड़े कुलों और शाही परिवार को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश देने के लिए कहना चाहता हूँ। संप्रदाय के नेता, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय निश्चित रूप से इस तरह के उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें उन्हें इसकी कीमत खून से चुकाने देनी चाहिए। यून शान का चेहरा उदास था क्योंकि उसकी नजर बुजुर्गों और उपयाजकों के समूह की ओर गई। एक क्षण बाद उसकी हथेली अचानक मेज पर जोर से पटक दी। तीव्र ध्वनि ने तुरंत हॉल में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उनकी आंखों ने भयवश यून शान की ओर देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि यून शान इतना क्रोधित क्यों होगा। 3 बड़े कुंभों का हाथ मिलाना कोई बकवास नहीं है। यून शान खड़ा हुआ और गहरे गंभीर स्वर में बोला, जियो कबीले का वह छोटा कमीना वापस आ गया है। जियो कबीला? यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। वे सभी घाटे में थे। छोटा जियो कबीला अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की उस बड़ी श्रृंखला को हराने की क्षमता कैसे रख सकते थे? यून शान के दिल में रोष तब और भी तीव्र हो गया जब उसने सभी के चेहरों पर खोए हुए भाव देखे। हालांकि जैसे ही वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया और गुस्से में फूटने ही वाला था, अंततः हॉल में एक विस्मयादिबोधक गूंज उठा। मुझे मत बताओ कि यह जियो यान है। जियो यान, जो नाम उनकी यादों में गहरा था, उसने एक पल में ही सबके मन में 3 साल से छुपी यादों को ताजा कर दिया। 3 साल पहले वो युवक जो 20 साल का भी नहीं था, अकेले ही मिस्टी क्लाउड माउंटेन पर चढ़ गया था, पूरे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से लड़ने के लिए। उसने अपनी ताकत पर भरोसा किया था। हालांकि अंततः उसे जियामा साम्राज्य से बाहर खदेड़ दिया गया, लेकिन वह क्रूर भेड़िया जैसा युवक अपने पीछे एक गहरी स्मृति छोड़ गया जिसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अनगिनत लोगों के भीतर से निकालना मुश्किल था। इन 3 वर्षों में उसकी कोई खबर न मिलने के कारण हर कोई धीरे धीरे उस नाम और युवक के बारे में भूलता गया। हालांकि आज यह नाम लेते ही हर एक शख्स के जहन में 3 साल पहले का मंजर धीरे धीरे सामने आने लगा। क्या वह आदमी मर नहीं गया? तुम्हें किसने बताया कि वह मर गया? यून शान ने सभी को उदासीनता से देखा। उनकी आवाज गहरी और ठंडी थी। मैंने पहले ही उनकी आभा को महसूस कर लिया था। ऐसा लगता है कि उस बंदे को वापस आ जाना चाहिए। यून डू और अन्य लोग शायद उनसे मिले होंगे। भले ही एल्डर यून डू के समूह को उस साथी से मिलना था, लेकिन उनके लिए ऐसी मौतें और चोटें सहना संभव नहीं है। उस स्थान पर 2 डू हुआंग और 7 डू वांग हैं। वे इतनी जल्दी पराजित नहीं होंगे, भले ही उन्हें 3 या 4 विशिष्ट डू हुआंग का सामना करना पड़े। मुझे मत बताओ कि जियो यान इन 3 वर्षों के भीतर डूजोंग वर्ग में प्रवेश कर गया है। एक बुजुर्ग ने अनायास ही संदेहपूर्वक बात की। हालांकि वह अपने पहले के आभामंडल से डूजोंग वर्ग तक नहीं पहुंच सका है, यह संभावना है कि वह डू हुआंग वर्ग तक पहुंच गया है। यून शान धीरे से बोला। जब वह इस बिंदु तक बोलते थे तो उनकी पलकें अनायास ही हिल जाती थीं। डू हुआंग, उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि हालांकि उस समय जियोयान की लड़ने की ताकत शक्तिशाली थी, उसकी असली ताकत दाडूशी या डूलिंग के रूप में थी। हालांकि केवल 3 वर्षों के बाद वह व्यक्ति वास्तव में डू हुआंग कक्षा में पहुंच गया था।
ये रफ्तार सचमुच भयावह थी। युन शान की आवाज आते ही भव्य हॉल में तुरंत हंगामा मच गया। यहाँ तक कि पहले वाले बुजुर्ग ने भी एक फीका चेहरा दिखाया। 3 छोटे वर्षों में डू हुआन कक्षा में आगे बढ़ना, इस प्रशिक्षण प्रतिभा को केवल भयावह बताया जा सकता है। ऐसा लगता है कि उस समय उस लड़के को भागने की अनुमति देना वास्तव में सबसे खेदजनक मामला था। 3 वर्षों में वो डू हुआन कक्षा तक पहुंचने में सक्षम हो गया। यह कल्पना करना मुश्किल था कि अगर उन्हें 3 साल और दिए गए तो क्या होगा। जैसा कि उसने इस बिंदु तक सोचा था, यहाँ तक कि युन शान जैसा व्यक्ति भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में ठंडक महसूस हो रही थी। युन शान ने हवा की गहरी सांस ली। उसकी आंखें नीची हो गईं और हत्या के इरादे की एक लहर जिसे रोक पाना मुश्किल था, अचानक उसके दिल से सभी दिशाओं में बह निकली। तुच्छ कमीना, उस समय आपको भागने के लिए भाग्यशाली माना जा सकता है। हालांकि मुझ पर दुष्ट होने का दोष मत लगाओ, क्योंकि इस बार तुम मुझे ढूंढने आए हो। संप्रदाय नेता, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें किसी को भेजकर एल्डर युनडू और अन्य को बचाना चाहिए? भव्य हॉल में एक व्यक्ति ने अंततः युनडू और अन्य लोगों को याद किया जो मृत्यु के कगार पर थे। युन शान ने यह सुनने के बाद एक पल के लिए सोचा। वह अपना सिर हिलाने ही वाला था कि संप्रदाय के कई बुजुर्गों की आध्यात्मिक गोलियों का प्रबंधन करने वाले बुजुर्ग युनचा की अभिव्यक्ति बदल गई। बोलते समय उनकी आवाज भर्राई हुई थी। मुझे लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। उनकी आध्यात्मिक गोलियां सब फट गई हैं। जब ये शब्द बोले गए तो पूरा स्थान स्तब्ध रह गया। वह 2 डू हुआंग और 7 डू वांग थे। यह लाइनअप वास्तव में कुछ ही घंटों में पूरी तरह से गिर गया था। इस तरह के नुकसान कुछ ऐसे थे जिन्हें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को सहन करने में कठिनाई हुई। वह बहुत निर्दयी है। हॉल के भीतर बार बार क्रोधपूर्ण गालियां सुनाई दी। हालांकि जब उन्होंने ये शब्द बोले तो वे सभी भूल गए थे कि जब उन्होंने जियो कबीले पर हमला किया था तो उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई थी। इतने बड़े नुकसान के बाद युन शान के चेहरे पर उदासी असामान्य रूप से दूर हो गई थी। उन्होंने भावहीन चेहरे के साथ अपना हाथ हिलाया और भव्य हॉल के भीतर हंगामा दबा दिया। एक पल के लिए उसकी निगाहें चमकीं, फिर वह उदासीन स्वर में बोला, अब किसी को राजधानी भेजने की जरूरत नहीं है। वह छोटा हरामी खुद हमें ढूंढता हुआ आएगा। चूंकि यही मामला है, हम चुपचाप प्रतीक्षा करेंगे। युन शान से ये शब्द सुनकर हर कोई चौंक गया। हालांकि उनके दिलों में अनिच्छा थी, फिर भी उन्होंने युन शान के फैसले पर आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वे केवल सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया दे सकते थे। सभी को बताएं कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अब से एक हाई अलर्ट स्थिति में प्रवेश करेगा। जो कोई भी निजी तौर पर पहाड़ पर चढ़ेगा उसे मार डालो। युन शान ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और वे सभी तेजी से भव्य हॉल से बाहर चले गए। सबके चले जाने के बाद हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। टस्क टस्क, यह कैसा है? मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि जियोयान ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से बच गया था। ऐसा लगता है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को इस बार उनकी वापसी के साथ काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। काले कोहरे का एक समूह अचानक और अजीब तरह से भव्य हॉल की छाया में दिखाई देने से पहले काफी देर तक शांति बनी रही। यह तुरंत बड़े हॉल में रुका रहा, क्योंकि इसके भीतर से एक असामान्य हंसी की आवाज आ रही थी। युन शान का चेहरा हिल गया। उसकी आंखों में क्रूरता झलक उठी और उसने सघनता से कहा, भले ही उसके पास वर्तमान में डू हुआन की ताकत है, यह पूर्वज डू जोग रैंक का संदर्भ अभी भी उसे आसानी से मार सकता है। एक बार जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं उसे उस एहसास का स्वाद चखाऊंगा जो मौत से भी बदतर है। मैं आप दोनों के बीच की नाराजगी के बारे में चिंतित नहीं हूँ। संयोगवश वह लौट आए हैं। उस मामले में जियो कबीले के अधिकांश सदस्यों को इकट्ठा किया गया है। यह हमें उसे खोजने के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाने की परेशानी से भी बचाता है। काला कोहरा छट गया और एक बार फिर आवाज आई, हमारी जानकारी के अनुसार जियोयान के शरीर के भीतर याओजुनजे का आध्यात्मिक शरीर है। यह संभव है कि उसने अपने दादूशी की ताकत से एक विशेषज्ञ डुवान को मारने के लिए याओचेन की आत्मा की मदद ली हो। अगली बार निपटने के लिए याओचेन को मेरे लिए छोड़ दो। आपको बस जियोयान को पकड़ना है। यू शान ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया और वह भयावह रूप से बोला, आराम करो, मैं उस छोटे से कमीने को नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद है। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अपने प्रतिद्वंद्वी को कम न आंकना सबसे अच्छा है, अन्यथा उस समय आपका अंत साधारण रूप से दुखद हो सकता है। काला कोहरा थोड़ा हट गया और वह सामान्य हंसी एक बार फिर से फूट पड़ी। तुरंत यह अजीब तरह से और धीरे धीरे भव्य हॉल के भीतर से गायब हो गया। दूर आकाश में गड़गड़ाहट की हल्की आवाज गूंज उठी। एक काली आकृति अचानक सामने आई और ऐसा लगा जैसे 2 मानव आकृतियों को गंभीर झटका लगा हो। उनके शरीर कांपने लगे और उनके भाव तुरंत सफेद हो गए। उनके मुंह से अनायास ही चमकीले लाल ताजा खून का एक कौर निकल पड़ा। 2 मानव आकृतियां टूटे हुए पंखों वाले पक्षियों की तरह थीं, क्योंकि वे नीचे शहर में अनगिनत आश्चर्यचकित निगाहों के सामने आकाश से गिर रहे थे। वे तोप के गोलों की तरह कठोर सड़क पर टूट पड़े। तुरंत एक जंगली और हिंसक शक्ति बाढ़ के पानी की तरह बह निकली। विशाल गहरे गड्ढे के कारण एक विशाल दरार रेखा बन गई जो उस स्थान पर तेजी से फैल गई जहां पर आकृतियां गिरी थीं। 2 दयनीय मानव आकृतियां धीरे धीरे आसपास की इमारतों पर लगी कई निगाहों के सामने प्रकट हुई। यू डू और यूशा गहरे गड्ढे में लाशों की तरह पड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पीले सफेद थे। उनके सीने से चमकीले लाल खून के निशान फैल गए। उनकी मूल रूप से शक्तिशाली आभा इस समय बेहद कमजोर थी। पहले जियोयान द्वारा किए गए भारी वज्र जैसे हमले ने उन्हें गंभीर रूप से घायल स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां मौत भी आसन थी। गहरे गड्ढे में मौजूद 2 लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी करने की पूरी कोशिश की।
उनकी आंखें आसमान में काले कपड़े पहने उस युवक के उदासीन चेहरे को घूर रही थीं, जो अपनी पीठ पर एक भारी शासक ले जा रहा था। उनके मुंह थोड़े हिले, ऐसा लगा जैसे वे कुछ कहना चाहते हो। हालांकि उनके गले से जो मिठास निकली उसने उनके मुंह से ताज़ा खून उगल दिया, जिससे उनके शब्द दब गए। उनके मुंह के कोने से ताज़ा खून बह रहा था। उन दो लोगों की चौड़ी आंखों के भीतर की आत्मा और जीवन तेजी से खत्म हो गए। जब कई लोगों की निगाहें उस अत्यधिक गहरे गड्ढे पर पड़ी जिसने पूरी सड़क पर कब्जा कर लिया था, तो वे चौंक गए। इस समय लगभग सभी के विचार तुरंत सुस्त हो गए थे। जो लोग उनके सामने मरे थे वे कोई डूलिंग या कोई डुवांग नहीं थे। इसके बजाय वे दो वास्तविक कुलीन डहुआंग थे। इस स्तर का विशेषज्ञ मूल रूप से एक ऐसा अस्तित्व था जिसे अधिकांश लोग आदर की दृष्टि से देखते थे। असंख्य लोगों ने कड़ी मेहनत की थी, खाना और सोना भूल गए थे क्योंकि उन्होंने इस तरह का अस्तित्व बनने के लिए प्रशिक्षण लिया था। हालांकि अभी भी बहुत कम लोग थे जो इन सभी लोगों के बीच खड़े हो सकते थे और इस वर्ग को हासिल कर सकते थे। कई लोगों की समझ में एक विशेषज्ञ जो इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम था वह निस्संदेह वह था। हालांकि आज ये अतुलनीय विशेषज्ञ इस युवा व्यक्ति के हाथों, जो केवल लगभग 20 वर्ष का था, बेहद दयनीय तरीके से हार गए। इस कुछ हद तक क्रूर वास्तविकता ने इस विचार को पूरी तरह से तोड़ दिया। केवल इसी क्षण कुछ लोगों को समझ में आया कि एक संभ्रांत डुहुआन के लिए दूसरे द्वारा मारा जाना असंभव नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या होगा। आकाश में अपने सुंदर जेड हरे रंग के अग्निपंखों को फड़फड़ाने वाला युवक, जिसे जियोयान कहा जाता है, हमेशा सभी के मन में गहराई से अंकित रहेगा। जिया जिंगटियन, जिसके हाथ शाही शहर के ऊंचे टॉवर पर उसके पीछे थे, ने भी उसी क्षण एक लंबी सांस ली जब यूडू और यूशा की आभा गायब हो गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और दूर आकाश में लटके हुए काले कपड़े पहने युवक की ओर देखा। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, यह छोटा लड़का अब वास्तव में अतीत का वह भावुक युवक नहीं रहा। 1 घंटे से भी कम समय के भीतर कम से कम 4 डुहुआंग और 2 डुहुआंग थे जो जियोयान के हाथों हार गए थे। इस प्रकार की निर्दयी शातिर रणनीति कुछ ऐसी थी जिसके कारण जिया जिंगटियन जैसी बूढ़ी चतुर लोमड़ी को भी चुपचाप ठंडी हवा का झोंका लेना पड़ा। वह धीरे धीरे अपने दिल में समझ गया कि वर्तमान जियोयान संभवतः वह व्यक्ति है जिससे निपटना 3 साल पहले की तुलना में अधिक कठिन था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने जियो कबीले को नष्ट कर दिया है और जियोयान ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कई बुजुर्गों और शिष्यों को मार डाला है। यदि कोई इस तरह से सोचता है तो उनके बीच सामंजस्य बिठाने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं है। ऐसा लगता है कि भविष्य में जियामा साम्राज्य और भी अधिक अराजक हो जाएगा। जिया जिंगटियन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और तुरंत आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह वापस आएगा तो जियोयान अपने साथ इतने सारे विशेषज्ञों को लाएगा। पहले दिखाई देने वाली बड़ी लाइनअप के लुक से यह संभावना थी कि यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से कमजोर नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे नालन कबीले, म्यू कबीले और अल्केमिस्ट एसोसिएशन से संपर्क करने की आवश्यकता होगी। चूंकि जियोयान पहले ही वापस आ चुका है, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के साथ निर्णायक लड़ाई में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कोई इस लड़ाई में गलत पक्ष में खड़ा होता है तो संभावना है कि परेशानी होगी। जिया जिंगटियन फूट फूट कर हंसा और आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। यूनडू और यूनशा के 2 डुहुआंग के आभामंडल के गायब होने से कुछ अन्य स्थानों पर भी काफी हंगामा हुआ। इस स्तर के विशेषज्ञ को 3 बड़े कुलों में रखे जाने पर भी सर्वोच्च अस्तित्व माना जाता था। इसके अलावा नालन कबीले और म्यू कबीले के पास एक भी कुलीन डुहुआंग नहीं था। इसलिए जब उन्होंने अपनी आंखों से दूर आकाश में 2 संभ्रांत डुहुआंगों को उस काले वस्त्रधारी युवक के हाथों गिरते देखा तो उनके आंतरिक हृदय अत्यंत स्तब्ध और भयभीत हो गए। चौंकने के बाद वे जिया जिंगटियन की तरह थोड़ा झिझकने लगे। जियोयान की नजर धीरे धीरे नीचे के विशाल शहर पर पड़ी। वह तुरंत 1-2 स्थानों पर क्षण भर के लिए रुका। इन स्थानों पर उन लोगों को अनायास ही अपने दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब उन्हें पता चला कि उसकी निगाहें ऊपर की ओर देख रही थीं। जिसके बाद उन्होंने अस्वाभाविक रूप से अपनी निगाहें दूसरी ओर मोड़ लीं। जिन स्थानों पर जियोयान की निगाहें रुक सकती थीं, वे स्वाभाविक रूप से शाही महल, अल्केमिस्ट एसोसिएशन, म्यू कबीला और नालन कबीला थे। जियोयान ने अपनी निगाहें हटा ली और थोड़ी दूरी पर लिन यान और अन्य लोगों की ओर अपना हाथ लहराया। उसने तुरंत अपना शरीर घुमाया और हाई बोडोन की ओर देखा, जिसका ध्यान नीचे गहरे गड्ढे में 2 लाशों पर था। वह मुस्कुराया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं एक क्षण पहले आपके विरोधियों को छीनने से खुद को नहीं रोक सका। यह सुनकर हाई बोडोन बुरी तरह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हालांकि उसके दिल में कुछ डर बना हुआ था। यहाँ तक कि जब जियोयान ने पहले हमला किया था तब वह केवल चांदी के रंग की चमक को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। जिसके बाद उन्होंने उन दोनों को 1 सेकंड के भीतर 10 से अधिक आदान प्रदान करते देखा। एक क्षण बाद 2 संभ्रांत डुहुआंग, जो पहले जीवंत तरीके से इधर उधर छलांग लगा रहे थे, गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। वह समझ गया कि यदि वह जियोयान का प्रतिद्वंद्वी होता तो संभव है कि उसकी सहनशक्ति इन दोनों साथियों से बेहतर नहीं होती। जियोयान ने अपने लो पंख फड़फड़ाए और हाई बोडोन के सामने रुक गया। उसने फुसफुसाने से पहले उसके मुस्कुराते हुए बूढ़े चेहरे की ओर देखा तो वह भी धीरे से मुस्कुराया। उसकी उंगली पर शांत समुद्री भंडारण रिंग टिमटिमा रही थी और एक पारदर्शी जेड बोतल चमककर प्रकट हो गई। जेड बोतल के भीतर आकर्षक चमक बिखेरती हुई गहरे बैंगनी रंग की एक गोल औषधीय गोली थी। जब ओल्ड हाई ने यह औषधीय गोली देखी तो वह चौंक गया। यह वह इनाम है जिसका वादा मैंने उस छोटे से आपसे किया था। यह आपको उस समय अपनी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम करेगा। हालांकि कृपया मुझे क्षमा करें, जियोयान ने आपको यह औषधीय गोली 3 साल बाद दी है। 3 साल लंबे या छोटे हो सकते हैं। काफी समय बाद हाई बोडोन के चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति तेजी से फैल गई।
जेड बोतल लेते समय उसके हाथ कांपने लगे और उसने हवा में गहरी सांस ली। उन बूढ़ी आंखों में कुछ नमी थी जब वह भर्राए आवाज में बोला, मैंने भी इस दिन के लिए 3 साल इंतजार किया है, यह सोचने के लिए कि उस छोटे साथी को अभी भी हमारा समझौता याद है। जब यू डू और यू शाह हार गए तो प्राइम कबीले को खत्म करने के लिए किया गया यह विशाल हमला धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति के साथ समाप्त हो गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राजधानी में कई लोगों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। इस लड़ाई में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, जो खतरनाक तरीके से आगे आया था, को एक जबरदस्त झटका लगा। न केवल 9 विशेषज्ञ पूरी तरह पराजित हुए बल्कि आधे से अधिक सामान्य शिष्य मारे गए या घायल हो गए। जो लोग जीवित बचे थे उन्हें तुरंत राजधानी की जेल में बंद कर दिया गया। इसलिए कोई भी बिना सोचे समझे कह सकता है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय न केवल ये हमला हार गया था बल्कि काफी बुरी तरह से हार गया था। केवल जब राजधानी से सेना ने सड़कों को साफ करना शुरू किया जहां काफी नुकसान हुआ था, प्राइम कबीले के सदस्यों के मूल रूप से कुछ हद तक निराशाजनक चेहरों ने भी इस विशाल लड़ाई के अंत के बाद उनके दिलों से भारी पत्थर उतार दिए थे। अंततः उन्होंने यफी और कुछ अन्य लोगों की कमान के तहत गंदी जागीर को साफ करना शुरू कर दिया। जियोयान जियोडिन को देखकर मुस्कुराया, जो व्हीलचेयर पर बैठा था, और तुरंत अपनी पीठ की ओर मुड़कर बोला, दूसरे भाई, आप बड़े भाई से मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, यह सुनकर जियोली मुस्कुराया और जियोयान के पीछे से बाहर निकल गया। उसकी पीठ पर दुखी हुई पंख धीरे धीरे गायब हो गए और उसने मुस्कुराते हुए जियोडिन से पूछा, बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? जियोडिन जियोली के चेहरे को देखकर थोड़ा मुस्कुराया, जो 2 साल पहले की तुलना में और भी पतला, गहरा और ठंडा था। तभी उसने धीरे से उत्तर दिया, ये कुछ साल तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहे हैं। सौभाग्य से तुमने मेरी बातें याद रखी और तीसरे भाई को कोई परेशानी नहीं होने दी, अन्यथा तुम्हें वापस आकर मेरी तलाश नहीं करनी चाहिए। जियोडिन के शब्दों में हल्की सी फटकार पर जियोली ने अपना सिर रगड़ लिया। बड़े भाई, आपका पैर। जियोली की नजर उस व्हीलचेयर पर भी रुकी जिस पर जियोडिन बैठा था। जैसे ही उसने उत्सुकता से पूछा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक उदास हो गई। मैं ठीक हूँ, जियोडिन ने बेतरतीब ढंग से अपना हाथ लहराया। हालांकि उन्होंने कुछ आश्चर्य के साथ जियोली से बात की, इसके बजाय तुम छोटे साथी हो। ऐसा क्यों है कि केवल 2 वर्षों तक आपसे न मिलने के बाद भी आप 2 कक्षा में पहुंचे हैं? यह सुनकर जियोली चौंक गया। वह तुरंत जल्दी से बोला, यह सब तीसरे भाई की देन है। अन्यथा अपनी प्रतिभा के साथ भले ही मुझे अपनी पूरी ताकत से प्रशिक्षण लेना पड़े, मैं अधिक से अधिक अब केवल एक डूलिंग ही रहूंगा। जब वह बोल रहा था तो जियोली का हाथ उसके पीछे था और जियोयान को हाथ का संकेत दे रहा था। जियोयान अपने दिल में चुप था जब उसने जियोली के हाथ के संकेत को देखा। दूसरे भाई ने ताकत के बदले अपने बचे हुए जीवन का उपयोग करने की बात को उजागर करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि बड़े भाई को चिंता होगी। हालांकि कोई ऐसी बात को थोड़े समय के लिए गुप्त रख सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उनके जीवन पर लाइफ डिवोरिन पिल्स के ओवरड्राफ्ट के अनुसार यह संभावना थी कि दूसरे भाई के पास जीने के लिए अधिक से अधिक आधा साल बचा होगा। लगता है कि मुझे दूसरे भाई की लाइफ डिवोरिन पिल की परेशानी को दूर करने के लिए एक विधि के बारे में सोचना चाहिए। जियोयान ने अपना सिर उठाने से पहले एक पल के लिए सोचा और जियोडिन की ओर देखा, जिसके बाद उसने अपना शरीर नीचे किया और जियोडिन की ओर इशारा किया। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या तुम्हें जहर दिया गया है? हाँ, जब मैं भाग रहा था तो मुझे जहर से भरे एक ठंडे तीर ने मारा था। मैं इन कुछ वर्षों से जहर को बाहर निकालने में देरी कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरे दोनों पैरों की संवेदनाएं खत्म हो गईं। हालांकि मुझे इसकी आदत है। कम से कम इसने मुझे शांति से चीजों के बारे में सोचने और प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी। जियोडिन मुस्कुराया। वह अपने दोनों पैरों के खराब होने से ज्यादा उदास नहीं दिखे। जहर को बाहर निकालने के लिए अभी भी कुछ तरीके मौजूद हैं यदि यह केवल जहर है। हालांकि बहुत अधिक समय बीत चुका है और हम केवल चीजों को धीरे धीरे ही ले सकते हैं। जियोयान मुस्कुराया और मन ही मन राहत की सांस ली। बाद में सभी ने तुरंत हाई बोडोन का पीछा किया और हॉल में घुस गए। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।